Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12th Computer Science with Python. In our previous video, we have discussed the basic introduction of idea of algorithmic efficiency. In this video, we are going to discuss the most important topic of this chapter, that is how to calculate the complexity of a program. कि आपने कोई एक एल्गोरिथम या प्रोग्राम लिखा, आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर कैलकुलेट करनी हो बाय यूजिंग बिग ओ नोटेशन, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. दिस यू विल गेट टू लर्न इन दिस वीडियो. सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड, तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. वी विल डिस्कस द कॉम्प्लेक्सिटी बाय यूजिंग लूप्स, नेस्टेड लूप्स, कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स, if then else and logarithmic complexity. If you have not watched my previous videos, I will provide you the link of my videos in the description box also. First of all, we will start by calculating the complexity of loops. देखो, जब भी आपको किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी हो या बिग ऑन नोटेशन फाइंड आउट करनी हो, आपको ये चेक करना है कि जो भी आपका प्रोग्राम कोड गिवन है, मींस एक स्टेटमेंट जो है वो कितना टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है, और वो मेरा कितने टाइम्स चलेगा. अब देखो, दिस इज माय फॉर लूप फॉर आई इन रेंज n एंड m इक्वल्स टू m प्लस 2. अब जो मेरा फॉर लूप है ये मेरा कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, n टाइम्स. देखो, 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक चलेगा. जो मेरा रेंज फंक्शन है वो एक कम तक चलता है, तो जो मेरा फॉर लूप है वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, n टाइम्स. और वहीं अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं, m इक्वल्स टू m प्लस 2, ये भी आपकी n टाइम्स ही एग्जीक्यूट होएगी. तो मैंने सपोज किया कि जो इसमें आपके जो लूप्स के अंदर स्टेटमेंट्स हैं, कि जो एक स्टेटमेंट है मेरी m इक्वल्स टू m प्लस 2, ये मेरा कांस्टेंट टाइम ले रही है c, ठीक है. अगर आपको ये फर्स्ट वाला मेथड क्लियर हो गया कि कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, तो आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में जितने भी हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगे. तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, जो मेरी ये स्टेटमेंट है m इक्वल्स टू m प्लस 2, ऑल द स्टेप्स इन दिस लूप टेक कांस्टेंट टाइम c, कि आई हैव सपोज कि ये कांस्टेंट टाइम c ले रही है, इतने टाइम में ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. और जो मेरा ये लूप है ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, 9 टाइम्स, तो n टाइम्स. तो अगर मुझे ये देखना हो कि मेरा ये कंप्लीट कोड टोटल कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो मुझे जस्ट इसको क्या करना है, c इंटू n. अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल सी बात है बेटा, अगर एक स्टेटमेंट c टाइम ले रही है, तो अगर मेरा लूप n टाइम्स चल रहा है तो n इंटू c करेंगे. तो यही हमने यहाँ पर किया, c इंटू n. तो इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई cn, और जो c है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट. और जब हम बिग ओ नोटेशन लिखते हैं तो वी ऑलवेज यूज टू कंसीडर द डोमिनेंट टर्म. डोमिनेंट टर्म कौन सी होगी, जिसकी आपकी पावर क्या होगी, हाईएस्ट, और उसमें हमारे जो कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर. तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या आया, cn. तो c मेरा कांस्टेंट है तो इसको इग्नोर कर देंगे. तो आपकी इस लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ n. तो c आपका क्या है, टाइम टेकन बाय 1 स्टेप, कि जो आपका ये कांस्टेंट स्टेटमेंट है c, वो आपका एक 1 स्टेप लेगा. उसके बाद है n मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स इन द लूप, कि मेरा जो लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा. इसी तरीके से cn जो आपका टोटल टाइम है वो क्या होगा, टोटल टाइम टेकन बाय द लूप टू एग्जीक्यूट ऑल इट्स स्टेप्स. तो इसमें आपने क्या करना है, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी. अब हम देखेंगे, अभी तो आपको एक सिंपल लूप गिवन था, अगर मुझे नेस्टेड लूप गिवन हो तो हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर आप जैसे आगे क्वेश्चंस करोगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर मेरा एक फॉर लूप है
और उसका जो नंबर ऑफ स्टेप्स वो n टाइम्स चल रहा है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n। और नेस्टेड लूप्स क्या होता है बेटा, अ लूप विद इन अनदर लूप, कि एक लूप के अंदर मेरा एक और लूप होगा, तो वो आपका क्या होगा, नेस्टेड लूप। अब देखो ये मेरे को एक फॉर लूप गिवन है, फॉर आई इन रेंज n। अब नेस्टेड, अब जो मेरा ये आउटर फॉर लूप है ये कितने टाइम्स चलेगा, n टाइम्स। इसी तरीके से अब मैं नेस्टेड लूप का कंसेप्ट कर रही हूँ, तो मेरा जो ये आउटर फॉर लूप है इसके अंदर ही मेरा एक और कौन सा फॉर लूप है जो j वेरिएबल पर आइटरेट हो रहा है। आउटर लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, n टाइम्स। और जो मेरा इनर लूप है वो भी कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, n टाइम्स। और नाउ हमने सपोज किया कि जो ये स्टेटमेंट है k इक्वल्स टू k प्लस 1, ये आपका एक कांस्टेंट टाइम c ले रही है इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो अगर मुझे टोटल टाइम कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, c जो मीन्स ये आपका कांस्टेंट टाइम है इनटू आपका इनर लूप कितना टाइम एग्जीक्यूट होगा n, इनटू जितना आपका आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा n। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, cn स्क्वायर। तो c आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, तो डोमिनेंट टर्म क्या हो गई बेटा, n स्क्वायर। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, अब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब ये मेरा एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, कि अगर मेरा जो आउटर लूप है वो n टाइम्स चल रहा है तो इनर लूप उसी के अंदर है, तो वो भी आपका n टाइम्स चल रहा है, तो n स्क्वायर हो गया। और एक स्टेटमेंट है मेरी k इक्वल्स टू k प्लस 1, वो हमने सपोज किया कि c टाइम ले रही है, कांस्टेंट टाइम, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। तो वो आपका क्या आ जाएगा कि उसने कितना टाइम जो है टोटल लिया है। दिस c इज द टाइम टेकन बाय वन स्टेप, n इज द नंबर ऑफ स्टेप्स इन आउटर लूप एंड इनर लूप, तो टोटल कितना हो जाएगा टाइम, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब इसमें एक चीज देखो, फॉर नेस्टेड लूप्स टोटल रनिंग टाइम मीन्स जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी इज द प्रोडक्ट ऑफ द साइज ऑफ ऑल द लूप्स, कि अगर मैं नेस्टेड लूप ले रही हूँ और ये उसका साइज है, ये n हो गया, ये n हो गया, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। n इंटू n विल बी n स्क्वायर। अब यहाँ पर तो साइज सेम है, अगर यहाँ पर सपोज फर्स्ट लूप का साइज m वेरिएबल होता m और सेकंड का होता n, कि एक मेरा लूप m टाइम्स चल रहा है और एक मेरा लूप n टाइम्स चल रहा है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती, ऑर्डर ऑफ m इंटू n। आपने क्या करना है, जो मेरे दोनों लूप का साइज है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर तो क्या था, n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, तो इस तरीके से हमने इसकी क्या कैलकुलेट कर ली, कॉम्प्लेक्सिटी, एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे कॉन्सेक्यूटिव स्टेटमेंट्स। कॉन्सेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक जो आ रही है। सबसे पहले मेरे को एक ये स्टेटमेंट गिवन है x इक्वल्स टू x प्लस 1, ये कोई लूप के अंदर नहीं है, कहीं नहीं है, ये मेरे एक सेपरेट स्टेटमेंट है, तो ये मेरा एक टाइम लेगी से c नोड, कि आपका एक कांस्टेंट टाइम ले रही है और वो टाइम क्या है, c नोड। ठीक है, अब उसके बाद मेरा एक फॉर लूप है, फॉर i इन रेंज n, और इसमें एक स्टेटमेंट है m इक्वल्स टू m प्लस 2, जो सबसे पहले हमने किया था। ये जो मेरा लूप है कितने टाइम्स चलेगा, n टाइम्स, और इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो कांस्टेंट टाइम क्या लेगी, c1। तो अगर मैं सिर्फ इस फॉर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी चेक करूं तो क्या आ जाएगा, c1 इंटू n। ठीक है, अब उसके बाद मेरा एक और फॉर लूप है, ये एक के अंदर एक नहीं है, तो मैं इन सेपरेट जो मेरे हैं, ये एक स्टेटमेंट हो गई, फॉर लूप हो गया, फिर एक और फॉर लूप है, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, वो मल्टीप्लाई कब करोगे, जब वो मेरा नेस्टेड होगा। ठीक है, अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं, ये c नोट टाइम ले रहा है, ये जो मेरा फॉर लूप है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये c1 टाइम ले रहा है और ये लूप n टाइम्स चल रहा है, तो c1 इंटू n। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड फॉर लूप की बात करूं तो ये मेरा आउटर लूप कितने टाइम्स चलेगा, n टाइम्स, इनर लूप कितने टाइम्स चलेगा, n टाइम्स, और ये स्टेटमेंट सपोज मैंने किया कांस्टेंट टाइम ले रही है c2। तो अगर मैं सिर्फ इस वाले फॉर लूप को कंसीडर करूं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n स्क्वायर इंटू c2, इसकी क्या आएगी n इंटू c1, और इसकी क्या है
सी नोड। तो टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, इन सब की कॉम्प्लेक्सिटीज को क्या कर दोगे, ऐड कर देंगे। फर्स्ट देखो सी नोड, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सी नोड प्लस जो आपका फर्स्ट फॉर लूप है n इंटू सी वन प्लस n स्क्वेयर सी टू। तो अब जो आपकी जो डोमिनेंट टर्म है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है, n स्क्वेयर, तो आप ये लास्ट टर्म कंसीडर करोगे n स्क्वेयर सी टू। अब इसमें से C2 आपका क्या है, कांस्टेंट, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या है, n स्क्वेयर, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई बेटा आपकी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। इसको हमने जिस नोटेशन में रिप्रेजेंट करा है दैट इज कॉल्ड द बिग O नोटेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन एल्स में क्या है कि आपको एक इफ में कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो अब मैंने एज्यूम करा कि जो मेरे को ये कंडीशन गिवन है इफ, ये आपका एक कांस्टेंट टाइम सी नोट लेगी एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद एक मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये C1 टाइम लेगी, ठीक है, कहीं रेपिटेशन कहीं लूप नहीं है। इफ वो था मेरा इफ पार्ट, अब है मेरा एल्स पार्ट। अब एल्स पार्ट में मेरा क्या है, फॉर लूप। तो आपका जो फॉर लूप है ये आपका कितने टाइम्स रिपीट होगा, n टाइम्स। उसके बाद जो कंडीशन है मेरी टेस्ट कंडीशन, उसको हमने एज्यूम कर लिया एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगी C2। तो उसके बाद टेक्स्ट कंडीशन जो रिटर्न है मेरी स्टेटमेंट, वो आपका क्या कांस्टेंट टाइम लेगी C3। यहाँ पर टेस्ट कंडीशन नहीं आएगा बेटा, ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है दिस, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट टेक्स कांस्टेंट टाइम C3। अब उसके बाद टोटल टाइम देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, सी नोड एक जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ वाली, एक ये सी नोड टाइम हो गया। उसके बाद मेरी एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्लस C1 हो गया। अब जो एल्स पार्ट है ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई सिर्फ कब करोगे अगर कोई चीज मेरी लूप के अंदर है। अब जो मेरा एल्स पार्ट है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, मेरी जो C2 और C3 है ये रिपीट हो रही है, तो मैं इन दोनों को प्लस करके किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, n से, क्योंकि जो मेरा फोर लूप है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, n टाइम्स। तो मैंने क्या लिखा, सी नोड प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू n। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई आपकी, ऑर्डर ऑफ n। जो आपकी डोमिनेंट टर्म है, इनमें तो कांस्टेंट आ रहा है सी नोड और C1, जो मेरी लास्ट टर्म है C2 प्लस C3 इंटू n। तो इसमें जो C2 प्लस C3 है मेरा क्या है, कांस्टेंट, तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर। तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस इफ देन एल्स स्टेटमेंट की, वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। नाउ नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी आपकी वहां यूज होएगी बेटा व्हेन आपको एक प्रॉब्लम गिवन हो एंड यू हैव टू डिवाइड द प्रॉब्लम सक्सेसिवली इनटू हाफ। कि जैसे आपका बाइनरी सर्च में होता है, उसमें हम क्या करते हैं, आपको एक प्रॉब्लम गिवन होती है, मींस लिस्ट ऑफ एरेज गिवन होता है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन होते हैं। तो एट ईच स्टेप यू आर डिवाइडिंग योर लिस्ट बाय 2 बाय फाइंडिंग द मिडल वैल्यू। तो जहां पर भी आपकी लिस्ट डिवाइड हो रही है 2 पार्ट्स में, तो वहां पर जो लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है, और जैसे बाइनरी सर्च है तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग n। The logarithmic complexity means that an algorithm's performance time has logarithmic factor. Order of log n हो गया if it takes a constant time to cut the problem size by a fraction. Fraction means उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ log n। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। इसको करने से पहले सबसे पहले देखो लीनियर सर्च में क्या होता है, आपको एक लिस्ट गिवन होती है, ठीक है। सपोज आपको 10 एलिमेंट्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है कि आपको सपोज एलिमेंट 1 सर्च करना है कि इट इज इन द लिस्ट और नॉट। अब मेरी लिस्ट सपोज इसी ऑर्डर में है 1 2 3 4 में, तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट को सर्च कर रही हूँ और वो मुझे एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पर ही मिल जाता है, मीन्स मैंने एक बार एलिमेंट चेक किया और वो मुझे लास्ट फर्स्ट नंबर पर ही मिल गया, तो वो आपका क्या है, बेस्ट केस। और वर्स्ट केस
कि मेरे को वो एलिमेंट बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर मिला, और एवरेज केस कि आपके लिस्ट के मिडल में वो एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अगर आप टेक्निकली ना देखकर अगर हम कोई रियल लाइफ का एग्जांपल ले, सपोज आपको एक लॉक गिवन है, ठीक है, उस लॉक की आपके बंच ऑफ कीज आपको एक है, मींस एक लॉक ओपन करना, आपको बंच ऑफ कीज दिया हुआ है, कितनी सारी 20 कीज दे दी, आपको नहीं पता कि उस लॉक की कौन सी है, तो सपोज आपको 20 कीज दे दी। अब बेस्ट केस तो क्या होगा, जो काफी रेयर होता है कि आपने फर्स्ट की लगाई उसी से लॉक ओपन हो गया, तो दैट इज योर बेस्ट केस। एवरेज केस कि आप कुछ कीज से ओपन कर चुके, सपोज आपने 9 या 10 कीज लगा करके देख ली और वो लॉक आपका ओपन नहीं हो रहा, फिर इन बिटवीन आपने एक 11th नंबर वाली की लगाई, उससे आपका लॉक ओपन हो गया, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड वर्स्ट केस मीन्स आप 1, 2, 19, 20 बिल्कुल लास्ट की जो लगाई ना आपने उस लॉक की, उससे आपका लॉक ओपन हुआ। ठीक है, तो ये तो था मेरा एक रियल लाइफ एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस। अगर इसी को हम कंपेयर करें अपने टेक्निकल एग्जांपल से, और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर सर्चिंग टेक्निक की लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, कि अगर मैं आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और जो एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च दैट इज इन द फर्स्ट पोजीशन, तो दैट मींस बेस्ट केस। और बेस्ट केस में आपका क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन, कि आपने जो नंबर ऑफ स्टेप्स है उस एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए दैट इज मिनिमम, कि सबसे पहला एलिमेंट था, आपने एक बार लूप चलाया वो फर्स्ट नंबर पे ही मिल गया, तो आपके जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, मिनिमम। एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी कि आपको वो एलिमेंट इन मिडल मिला, इन मिडल ऑफ द लिस्ट। और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन डिफाइंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन, मैक्सिमम नंबर मींस बिल्कुल एंड में जाकर के आपको वो एलिमेंट मिला जो आपने सर्च करना था। दिस इज द डायग्राम टू एक्सप्लेन द बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। एट एक्स एक्सिस आपको प्रॉब्लम का साइज गिवन है एंड वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टेप्स। अब देखो बेस्ट केस में आपके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, किसी भी चीज को करने के नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, सबसे कम, मिनिमम होंगे। और एवरेज केस के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे एवरेज होंगे, और वर्स्ट केस के लिए मेरे पास सबसे नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, ज्यादा। इन्होंने प्रॉब्लम साइज ले रखा है कि अगर मेरी प्रॉब्लम साइज 1 है, मींस एक ही एलिमेंट है, तो बेस्ट भी वही होगा, एवरेज भी वही होगा, वर्स्ट भी वही होगा। उसके बाद एक आपके पॉइंट्स प्लॉट कर रखे हैं कि अगर मेरी प्रॉब्लम साइज 2 है तो बेस्ट केस नंबर ऑफ स्टेप्स क्या लेगा, मिनिमम, देन एवरेज केस, देन वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मेरा एलिमेंट्स जो है सबसे, मींस जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो सबसे ज्यादा लेगा। ऐसे अगर मेरी प्रॉब्लम साइज 4 है तो बेस्ट केस मेरा सबसे कम स्टेप्स ले रहा है और वर्स्ट केस मेरा सबसे ज्यादा स्टेप ले रहा है, और एवरेज केस मेरा इन दोनों के बीच में एवरेज स्टेप्स लेगा। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या किया। सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करी किसी भी चीज की। लूप्स की करने के लिए मेरे को एक ये लूप गिवन था, तो हमने देखा ये n टाइम्स चल रहा है, ये एक स्टेटमेंट है c टाइम लेगी, तो टोटल टाइम क्या होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से आपका नेस्टेड लूप, अ लूप विद इन अनदर लूप। आउटर लूप मेरा n टाइम्स चल रहा है, इनर लूप भी n टाइम्स चल रहा है, और ये स्टेटमेंट क्या है, कांस्टेंट c, तो टोटल टाइम इन तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और शॉर्टकट मेथड भी बताया है, जो दोनों लूप का साइज होगा उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें हमने ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लूप एक के अंदर एक है। उसके बाद हमने पढ़ा कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट, कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, ये c नोट टाइम लेगी, फिर एक फॉर लूप गिवन है, ये n टाइम्स ले रहा है, वो एक स्टेटमेंट c1 टाइम लेगी। फिर एक और मेरा फॉर लूप है, आउटर लूप n टाइम्स चलेगा, इनर लूप भी n टाइम्स, और स्टेटमेंट कांस्टेंट c2। तो उसके बाद जो है आप इन तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मेरी कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक। पहले इसको ऐड करोगे c नोड को, फिर इस फॉर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी को, फिर इस सेकंड वाले फॉर लूप की। इसी तरीके से हमने करा इफ देन एल्स, कि मेरा कांस्टेंट टाइम c नोड ले रही है, ये c1 ले रही है। उसके बाद लूप रिपीट होगा n टाइम, फिर कंडीशन चेक होगी c2, फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट के लिए कंडीशन c3, उसके बाद c नोड प्लस c1, फिर देन प्लस c2 प्लस c3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से।
उसके बाद हमने बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा. सो आई होप आपके ये कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे. बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, you can write it in the comment section. I will definitely try to clear your doubts. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, share my video with your friends, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.